आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो क्वेश्चन है, जो कि मॉस्पी के क्वेश्चंस हैं, जो कि आगे आने वाले नॉर्सेट 6 में बहुत काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लेते हैं प्रॉपरली। तो जो बेसिकली जो मॉस्पी में जो क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल के F1 के जो क्वेश्चंस हैं टोटल, F1 के जो टोटल की अगर बात किया जाए तो 200 ही क्वेश्चंस हैं मात्र। ठीक है, तो बहुत ही इजीली और बहुत जल्द इसको कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ पैराप्लेजिया एज अ रिजल्ट ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस क्लाइंट। ठीक है, तो पहले तो इसमें जो पैराप्लेजिया जो वर्ड दे रखा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। पैराप्लेजिया जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे जो दे रखा है इसको आप बोल सकते हैं कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी जो होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो बोल सकते हैं पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, बोल सकते हैं पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी बोल सकते हैं कि बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी में आपका पैरालिसिस हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि क्या, इसको बोला जा सकता है कि पैराप्लेजिया बोला जाता है। जो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका एक ही रीज़न है इसका मेनली, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होता है, जो कि थोरासिक 1 से लेकर के T1 से लेकर के T4 स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी होगी तो ये क्या लीड कर जाता है, ये लीड कर जाता है आपका पैराप्लेजिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इन्होंने। पहला, अरेंजमेंट विल बी मेड बाय द क्लाइंट एंड क्लाइंट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी मोस्ट इफेक्टिव। ये इस वर्ड को हम लोग को लेके आगे चलना है। तो अरेंजमेंट क्लाइंट और क्लाइंट की फैमिली के द्वारा कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग को जो इसको कट करते जाएंगे पता चल जाएगा हम लोग आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। इसको एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। इजीली हम लोग आंसर के पास पहुंच जाते हैं। तो जो आंसर आपको लग रहा है कि नहीं होगा उसको हटाते जाइए, आप लोग डायरेक्टली आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन जो है आपका कैसे बोल रहा है कि क्लाइंट और क्लाइंट की फैमिली के द्वारा अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ पर्सनल का काम होता है रिहेबिलिटेशन को पहले इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट जो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि प्लान इज़ फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अर्ली इन द क्लाइंट केयर। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे सही लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिहेबिलिटेशन इज मिनिमल एंड शॉर्ट टर्म बिकॉज द क्लाइंट विल रिटर्न टू फॉर्मर एक्टिविटीज़। तो रिहेबिलिटेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म ही होगा, मे बी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर लॉन्ग टर्म केयर बिकॉज द क्लाइंट इज़ नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ सेल्फ केयर। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म ही होगा या फिर लॉन्ग टर्म ही होगा, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग का जो आंसर मिला है वो 2 नंबर का जो 2 ऑप्शंस नंबर 2 जो है वही हम लोग का आंसर आने वाला है। और ये क्यों रहने वाला है, क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन का प्लानिंग जो है ये कब शुरू हो जाना चाहिए कि एडमिशन के टाइम पे ही रिहेबिलिटेशन का प्लानिंग और रिहेबिलिटेशन वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 में द प्लान इज़ फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अर्ली। यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है इसी से हम लोग का मेन फोकस करना है, अर्ली इन द क्लाइंट केयर, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ही इसको स्टार्ट किया जाता है, इसीलिए इसको अर्ली बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग का इसका आंसर हो गया 2 नंबर। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशंस दैट द नर्स शुड कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग डिस्चार्ज प्लान फॉर द क्लाइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। तो इसका पहला जो ऑप्शन से दे रखा है कि रिहेबिलिटेशन नीड्स आर बेस्ट मेट बाय द क्लाइंट फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो कम्युनिटी रिसोर्स और क्लाइंट फैमिली के बेस्ट होकर के क्या करना है, इसको रिहेबिलिटेशन नीड को पूरा किया जाएगा, मेट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट इसका मेनली जो है इसका पूछने का सेंस है। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे और फैमिली से और कम्युनिटी लेवल पे ही इसको मीट किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल रिसोर्स जो है इसका बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक आप नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ कम्युनिटी का और या फिर फैमिली से ही इसको यूज किया जाएगा। तो ये तो आपका कट हो गया। नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है रिहेबिलिटेशन इज अ स्पेशलिटी एरिया विद यूनिक मेथड।
यहाँ पे फिर बोल दिया कि क्या है, स्पेशलिटी एरिया विद यूनिक मेथड ऑफ मीटिंग क्लाइंट नीड्स, ठीक है। तो ये स्पेशलिटी एरिया नहीं है, कॉमनलिटी, कॉमन होता है, ये स्पेशलिटी नहीं होता है, ये क्या होता है, ये कॉमन होता है, कॉमन होता है ये, ठीक है, स्पेशल नहीं होता है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि स्पेशलिटी एरिया, ये ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशलिटी एरिया में ही ये नहीं दिया जाता है, ठीक है। कॉमन होता है, कॉमनली इन ऑल एरिया में इसको यूज किया जाता है रिहेबिलिटेशन को। नेक्स्ट है, इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन नीड आर एग्जिबिटेड बाय क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये वाला इसका जो है आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी के रिगार्डिंग यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि हमें अभी ऊपर बताया था क्या कि रिहेबिलिटेशन क्या होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन नीड आर एग्जिबिटेड बाय क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लाइंट हु आर रिटर्निंग टू देयर यूजुअल एक्टिविटीज़ फ्लोइंग हॉस्पिटल डू नॉट रिक्वायर रिहेबिलिटेशन। ये भी आपका ऑप्शंस प्रॉपर सूट नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। नेक्स्ट जो है आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3rd नंबर, नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू यूज द कॉल बेल सिस्टम, विच लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड डज दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेस। तो यहाँ पे मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड आप लोग को पता है कि ये ट्राइंगल में रहता है, और यहाँ पे 5 लेवल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सबसे ऊपर जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, नीचे जो बेसिक नीड्स होते हैं उसको दिया जाता है, बट जो सेफ्टी जो नीड रहता है वो क्या है, जो कॉल बेल जो है, मेनली कॉल बेल क्या है के लिए होता है, पेशेंट के लिए कॉल बेल, अगर कोई भी ज़रूरत होगा आपके नीड के अकॉर्डिंग अपने, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉल बेल बजा करके वो बुला सकता है, कोई भी स्टाफ नर्स को या कोई भी स्टाफ को भी बुला सकता है, हेल्थ पर्सनल को। तो यहाँ पे इसको कंसीडर किसको किया जा रहा है, इसमें सेफ्टी को कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, जो कि लेवल 2 नंबर का यहाँ वाला जो लेवल होता है सेफ्टी, इसके ऊपर लेवल ये बेस्ट होकर का होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर जो है आप लोग का हो जाएगा क्या, सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नर्स इज सपोर्टिव फॉर अ चाइल्ड receiving long-term rehabilitation in the home rather than in the healthcare facility. Why is living with the family so important to a child emotional development? बोल रहा है कि फैमिली के साथ रहने से क्या बेनिफिट है जो कि इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे के लिए। तो पहला इसमें बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी सही लग रहा है। द चाइल्ड डेवलपमेंट इज सपोर्टेड, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी सपोर्ट किया जाता है इसमें, अगर पेरेंट्स के साथ में रहेगा, फैमिली के साथ में रहेगा तो उसका डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिल सकता है फैमिली के द्वारा, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द मोर ऑफ लार्जर सोसाइटी, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स मोर ऑफ अ लार्जर सोसाइटी, ये भी ठीक है। और इसका ऑप्शन 4 जो है क्या बोल रहा है, द चाइल्ड आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्नड। देखिए मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग को मिला क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसका बताया है, इसका जो फैमिली का इसमें रोल जो रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट 4 नंबर का है कि चाइल्ड आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्नड। जो इसमें जो मेनली जो होता है कि सोशलाइजेशंस या फिर मोरल्स जो हो गए, वैल्यूज़ जो हो गए, उसका क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, सारे चीज़ों को स्टडी करना, उसको जानना पहचानना, उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना बच्चे कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से ही सीखते हैं, ठीक है। तो कि उसके बाद ही बच्चे कहाँ मूव करते हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं। तो इसका मेन इम्पोर्टेंट जो है, होते तो सारे हैं, फैमिली सभी में सपोर्ट करता है, सभी में उसमें फैमिली का रोल रहता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसमें क्या रहेगा, द चाइल्ड आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्न, ठीक है, ये मेन और इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है फैमिली का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, नर्स इज डिस्कसिंग अल्कोहल एनोनिमस विद अ क्लाइंट, व्हाट बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ मेंबर ऑफ ऑटोनॉमिक एनोनिमस अल्कोहलिक एनोनिमस शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्कशन। बोल रहा है कि जो इसमें कौन सा जो एस्पेक्ट इसको कंसीडर किया जाएगा जब इसमें डिस्कस किया जाएगा किस चीज़ को, ए को, यानी अल्कोहलिक एनोनिमस यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ए बोला जाता है। ये क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल सकते हैं, एक ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप होता है क्या होता है कि इसका मेनली अल्कोहल को मतलब क्विट करने के लिए, अल्कोहल को छोड़ने के लिए ग्रुप बनाया जाता है उसमें, ठीक है, ग्रुप रहता है ये। इसमें क्या होता है कि जो एक दूसरे को मतलब जो उनका इंसिडेंस हो गया या फिर कैसे उन्होंने अपना ये ड्रिंकिंग को छोड़ा था, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाता है, एक दूसरे अपने अपने बारे में बताते हैं इस चीज़ को, ठीक है।
तो वो चीज़ इसी ग्रुप को अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप के बारे में ये चीज़ है कि शराब को कैसे छोड़ना है, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, फिर हमने शराब कैसे छोड़ा अपने एक्सपीरियंस को लोग ये चीज़ बताते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ में, वही होता है ये ग्रुप, ठीक है। तो इसमें कौन सा एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा एस्पेक्ट इसमें देखने को मिलता है, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। स्पीकिंग लाउडली एट वीकली मीटिंग, तो इस ग्रुप में बोल रहा है कि ऐसा होता है कि यहाँ पे लाउडली स्पीक किया जाता है वीकली मीटिंग में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मीटिंग में ये ऐसा होता होगा कि लाउडली ही सब लोग बोलेंगे, ये गलत हो गया। प्रोमिसिंग टू अटेंड एटलीस्ट 12 मीटिंग ईयरली, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 मीटिंग, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 12 मीटिंग अटेंड ही करना है, ठीक है। ये भी कोई, तो ये भी आपका गलत हो गया, 2 नंबर भी। थर्ड नंबर है क्या है, मेंटेनिंग कंट्रोल ड्रिंकिंग एंड आफ्टर 6 मंथ, बोल रहा है कि इसमें बोला जाएगा जो अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप के जो मेंबर रहेंगे वो ये बोलेंगे कि हम 6 महीने के बाद से आफ्टर 6 मंथ से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ड्रिंकिंग करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ड्रिंकिंग यानी हो सकता है कि जितना पहले ड्रिंक करते थे उससे कम करें, ऐसा करके वो लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ड्रिंकिंग के बारे में बताएंगे। ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉपरली कंप्लीटली जो सोबर जो होता है इसको फॉलो किया जाता है उसमें। सोबर यानी कोई भी ड्रग्स या फिर कोई भी ड्रिंकिंग वाली पदार्थ को नहीं लेना है उसमें, ठीक है। कंप्लीट सोबर रहना होता है इसमें, इस ग्रुप में। और जो नेक्स्ट जो है, एक्नॉलेजिंग एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, बोल रहा है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, इनएबिलिटी क्योंकि जो जिसको आदत है वो यहीं क्या बोलेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, बताएंगे कि हो सकता है हम लोग को इनएबिलिटी हो रहा है, यानी प्रॉपरली हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसमें उसको छोड़ने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये इसका क्या रहता है, मेजर प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। जो भी इसके मेंबर रहते हैं वो यहीं बार बार ये बोलते हैं कि अभी स्टार्टिंग टाइम पे कि हम लोग को कम्प्लीटली छोड़ने में दिक्कत हो रही है इस चीज़ को। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि एक्नॉलेजिंग एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है जो 6th नंबर है, nurse discuss the philosophy of alcohol anonymous with the client who has a history of alcoholism. What need must self-help groups such as AA meet to be successful. तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा एस्पेक्ट इसका। तो इसमें बोल रहा है कि पहला एस्पेक्ट जो है ट्रस्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के प्रति ट्रस्टफुल रहेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके एस्पेक्ट में ग्रोथ, ये भी प्रॉपर नहीं है। बिलोंगिंगनेस, ठीक है, जो बिलोंगिंग होता है एक दूसरे के बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को लेकर के बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये चीज़। तो हम लोग का ऑप्शंस जो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही हम लोग का राइट होने वाला है। और इंडिपेंडेंस, ये एक दूसरे के ऊपर बोल सकते हैं, एक तरह से डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंस की चीज़ इसमें कुछ नहीं होता है, डिपेंडेंट इन द सेंस की एक दूसरे के बारे में कि सपोर्ट मिलता है और एक दूसरे को चीज़ों को शेयर करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बट इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इसी की वजह से हम लोग का आंसर जो हो जाएगा बिलोंगिंग हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप के जो लोग होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अ डाउटर ऑफ अ चाइनीज स्पीकिंग client approaches a nurse and asks multiple questions while maintaining direct eye contact. What culturally related concepts does the doubter behavior reflect? Concept does the doubter's behavior reflects? तो पहला क्या है, प्रिजुडिस, दूसरा है स्टीरियोटाइपिंग, तीसरा एसिमिलेशन, फोर्थ है आपका इथनोसेंट्रिज्म। इसमें जो पहला जो इसमें बोल क्या रहा है कि एक चाइनीज स्पीकिंग क्लाइंट है जो कि अप्रोच कर रहा है एंड मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रहा है और मेंटेन क्या कर रहा है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है। तो जो आई कांटेक्ट जो मेंटेन करते हैं मेनली उसमें क्या होता है कि समझिए एक डोमिनेटिंग टाइप का, डोमिनेट करना, डोमिनेटिंग नेचर होता है उसमें, जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूसली और डायरेक्टली आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो एक डोमिनेटिंग नेचर माना जाता है। और डोमिनेटिंग नेचर का जो डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करता है, और डोमिनेटिंग बिहेवियर को शो करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन को, एक डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करने को एसिमिलेशन बोला जाता है। तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है उसका डाउटर, तो यही हो रहा है कि एसिमिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि जो एनक्लेक्स का बुक होता है
ये प्रॉपर वर्ल्ड वाइड में चलता है, इसीलिए हर कल्चर और हर सोसाइटी और हर कंट्री से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे चाइनीज स्पीकिंग की बात की गई है। तो ये क्वेश्चंस खास करके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी ये क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कस कर लिए इसके बारे में। तो इसका आंसर था 3 एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एंड इसका 8 नंबर क्वेश्चन, अ नर्स मैनेजर वर्क्स ऑन अ यूनिट वेयर द नर्सिंग स्टाफ मेंबर आर अनकंफर्टेबल टेकिंग केयर ऑफ क्लाइंट फ्रॉम कल्चर दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, हाउ शुड द नर्स मैनेजर एड्रेस दिस सिचुएशन। इसमें क्वेश्चन कहने का सेंस यही है कि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक जो नर्सिंग मैनेजर एक है, सपोज दैट आप एज अ नर्सिंग मैनेजर हैं और कोई नर्सिंग स्टाफ है, वो ये बोल रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, जो कि अपने कल्चर के अलावा दूसरे किसी कल्चर को अपने क्या कर रहा है, अपना हेल्थ जो केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि उसका कल्चर को नहीं समझ पा रहा है प्रॉपरली। तो इसमें क्या करना चाहिए नर्स में, इसको बेसिकली पूछ यही रहा है कि हाउ शुड द नर्स मैनेजर एड्रेस दिस सिचुएशन। अगर आप सपोज दैट आप नर्स मैनेजर अगर होते हैं रहेंगे तो आप क्या इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला आंसर है, पहला जिस ऑप्शन है, असाइन आर्टिकल्स अबाउट वेरियस कल्चर सो डैट दे कैन बिकम्स मोर नॉलेजेबल। ये बोल रहा है कि आपको क्या कर देना है कि कोई आर्टिकल्स उठाना है और दे देना है कि आप पढ़िए कि सारे कल्चर के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इससे नॉलेज तो आपको बढ़ेगी बट प्रॉपरली आप उसको सिर्फ नॉलेज बढ़ने से नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उस नॉलेज को। इसीलिए सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ लेने से या आर्टिकल्स पढ़ के पूरे कल्चर के बारे में समझ लेने से ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ऑन द ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज़ को समझना ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट बोल रहा है कि रीलोकेट द नर्स टू यूनिट वेयर दे विल नॉट हैव टू केयर फॉर क्लाइंट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ कल्चर। बोल रहा है, इन्होंने क्या बोला कि दूसरे ऑप्शन में कि आप क्या कीजिए, रीलोकेट कर दीजिए, यानी दूसरे किसी वार्ड में भेज दीजिए, मतलब कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं अदर वार्ड में ऐसा कुछ भेज दीजिए कि वहाँ पे इनको प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कोई वार्ड हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ एक ही कल्चर, मतलब सेम कल्चर, वन कल्चर या फिर वन सोसाइटी के लोग वहाँ पे रहते हो, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल में वार्ड नहीं रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन उनको वार्ड दिया जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सेम कल्चर के ही सारे लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। रोटेट द नर्सेज असाइनमेंट सो दे कैन हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू केयर फॉर क्लाइंट फ्रॉम अदर कल्चर। क्या कर देना है कि रोटेट कर देना है द नर्सेज असाइनमेंट सो दे, मतलब बोल रहा है कि रोटेट करते रहिए, हर अलग अलग कल्चर में या फिर अलग अलग वार्ड में रोटेट करिए कि बाकी सारे मतलब कल्चर के बारे में वो लोग जान जाएँ, मतलब नर्सिंग स्टाफ क्या करे जान जाए। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक कल्चर को प्रॉब्लम हो रहा है तो बाकी वार्ड में और सारे बहुत सारे कल्चर मिलेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लान अ वर्कशॉप दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द कल्चर दे माइट इनकाउंटर वाइल अ वर्क। बोल क्या रहा है कि इसमें फोर्थ नंबर जो है कि क्या करना है, एक वर्कशॉप प्लान करना है, ठीक है। एक वर्कशॉप प्लान करना है जिसमें क्या करना है कि ऑफर करना है, ऑफर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या करने के लिए, सीखने के लिए, अबाउट द कल्चर दे माइट इनकाउंटर्स वाइल एट वर्क। तो मेनली जिस कल्चर को लोग प्रॉब्लम आ रहा है उस कल्चर के रिगार्डिंग एक बार क्या कर देना है कि एक वर्कशॉप दे करके जो उस कल्चर के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, या फिर उस कल्चर से अगर कोई पेशेंट भी है तो उसको ला करके प्रॉपर लोग को एक दूसरे से कंटेक्ट करके और इसे एक दूसरे को चीज़ों को समझ करके, ताकि उस वर्कशॉप में उन लोग को भी पार्टिसिपेट कराएंगे और जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको डिस्कस करके यहाँ से कम्प्लीटली उसको रिजोल्व किया जा सकता है एक वर्कशॉप प्लान करके। तो इसका आंसर यही रहेगा, फोर्थ ऑप्शन 4 जो रहेगा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग अ पेरेंटिंग क्लास, व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट अबाउट मैनेजिंग द बिहेवियर ऑफ अ यंग स्कूल एज चाइल्ड। बोल रहा है कि अगर आप टीचिंग दे रहे हैं, हेल्थ टीचिंग दे रहे हैं अबाउट किस चीज़ पे, पेरेंटिंग क्लास में, मतलब कैसे पेरेंटिंग करना है, पेरेंट को बता रहे हैं अपने बच्चे को कैसे संभालना है, ये चीज़ आप अगर बता रहे हैं किसी भी पेरेंट को तो उसमें क्या करेंगे आप, ठीक है। तो नर्स क्या सजेस्ट करेगी अबाउट मैनेजिंग बिहेवियर, क्या करना है, मैनेजिंग बिहेवियर ऑफ अ यंग स्कूल एज चिल्ड्रेन, जो कि यंग स्कूल एज चिल्ड्रेन है उनके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए क्या सजेशन दिया जाएगा, मेनली यही पूछा गया है इसमें। तो पहला है अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि आप बोलिए पेरेंट को कि आप क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए आंसर देने से
किस चीज़ के आंसर, मतलब जो भी आपके बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर ही आप मत दीजिए, तो ये आपका गलत होगा। क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे उनके लिए, आप उसका आंसर नहीं देंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो ये गलत हो गया आपका। गिव द चाइल्ड अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो बच्चों को एक लिस्ट पकड़ा दीजिए कि आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपका उनसे। तो ये भी सही नहीं है कि अभी बच्चे अभी सीख रहे हैं, उनको ये एक्सपेक्टेशन का एक लिस्ट पकड़ा दीजिए कि हमको ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप करेंगे, ऐसा कुछ ये भी सही नहीं है। बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टेब्लिश्ड रूल्स, ठीक है, ये अभी तक सही मिला है 3 नंबर की, कंसिस्टेंट रहिए, बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टेब्लिश्ड रूल्स। 4th नंबर भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि अलाउ द चाइल्ड टू प्लान द डे एक्टिविटीज़। तो अभी जो मतलब बच्चे जो हैं उतने अभी मैच्योर नहीं हुए हैं कि उन लोग को अपना डे का प्रॉपर एक्टिविटी को वो लोग प्लान कर पाएँ, तो ये भी आपका 4th नंबर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एक ही सही बचा आप लोग का, जो कि 3rd नंबर है, कंसिस्टेंट रहना है अबाउट एस्टेब्लिश, जो भी रूल्स रेगुलेशन आप एस्टेब्लिश किए हैं उसमें क्या होना है, कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लोग को क्या होता है कि अटेंशन स्पान जो होता है कम रहता है, और ज़्यादातर क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये अटेंशन भी उन लोग का क्या रहता है, कम रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अटेंशन भी उन लोग का डिक्रीज रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आपको करना क्या है कि कंसिस्टेंट रहना है अबाउट जो भी रूल्स आप बनाए हैं उसको बार बार उनको रिमाइंड करते रहिए, कंसिस्टेंटली उसको रूल को फॉलो करवाने की कोशिश कीजिए, ताकि उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपका उनका बिहेवियर डे बाई डे इम्प्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन जो है 10th नंबर, अ नर्स इन द हेल्थ क्लिनिक इज काउंसलिंग अ कॉलेज स्टूडेंट हु वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद अस्थमा, ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ केयर शुड द नर्स फोकस। हो रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि डायग्नोस्ड हुआ है, किस चीज़ से रिगार्डिंग, अस्थमा से रिगार्डिंग, अस्थमा उसको हो रखा है तो आप क्या करेंगे कि कौन से एस्पेक्ट को आप फोकस करेंगे। इसमें पहला है टीचिंग हाउ टू मेक अ रूम एलर्जी फ्री, एलर्जी फ्री रूम को बताएंगे कैसे आप बना सकते हो एलर्जी फ्री रूम को। तो एक तरह से ये भी एक सही है, लेकिन इससे बेहतर कुछ आंसर मिलता है तो उसको हम लोग ढूंढेंगे। रेफरिंग अ सपोर्ट ग्रुप फॉर इंडिविजुअल विद अस्थमा, रेफरिंग टू अ सपोर्ट ग्रुप। तो अभी उसको अगर बच्चा है उसका अस्थमा हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली सपोर्ट ग्रुप में नहीं भेज सकते, क्योंकि ये बहुत ही जल्द वाला डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक प्रॉपरली उसको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, उसके बाद ही उसको कहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट है अरेंजिंग विद द कॉलेज टू इंश्योर ए स्पीडी रिटर्न टू द क्लासेस, ठीक है, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्कूल को वो इन्वॉल्व करना चाहता है कि नहीं, स्कूल के टीचर और स्कूल के जो पीयर ग्रुप है उसको अपने केयर में इन्वॉल्व करना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो जो जो बच्चा है उसका प्रॉपर उसका डिसीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग वेदर द नेसेसरी लाइफ स्टाइल चेंज आर अंडरस्टूड। तो मेनली हम लोग का जो आंसर निकल के आ रहा है 4 निकल के आ रहा है, क्यों, क्योंकि पहले तो उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है जो स्टूडेंट जो है जो डायग्नोस्ड हुआ है अस्थमा से, जो कॉलेज स्टूडेंट है उसको समझ पा रहा है कि नहीं, तो उसको पहले हम लोग इवेलुएट करेंगे कि अस्थमा के बारे में वो कितना जानता है, क्या जानता है कि जो, और वो अपना लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, ये चीज़ वो पहले जानता है कि नहीं जानता है। उसको हम लोग जब अंडरस्टूड कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट उसको प्रोसीड करेंगे क्या क्या करना है। तो पहला इसका फर्स्ट रहेगा कि उसको इवेलुएट करना कि बच्चा कितना उस बीमारी के बारे में और लाइफ स्टाइल के चेंजेस के बारे में प्रॉपरली कितना उसको नॉलेज है कि नहीं है। नेक्स्ट फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नेक्स्ट इसका जो हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेने के लिए। ओके, थैंक यू।